वेलकम बैक मेरे बच्चे। आज हम लेके आए हैं क्लास 9th के फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स होम एग्ज़ाम के लिए। तो होम एग्ज़ाम में जो फिजिक्स के सारे चैप्टर्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, वो मैं आपके लिए लाया हूँ, ताकि मालूम है न्यूमेरिकल में सबको प्रॉब्लम आती है। तो न्यूमेरिकल्स में हमको नंबर स्कोर करने हैं, सिर्फ थ्योरी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। तो जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं, वो लेके मैं आपके पास आया हूँ। और जल्दी से पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, मेरे साथ ही इसको प्रिपेयर करो, सारे फॉर्मूलेज याद करो, जो जो कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं उसको दिमाग में भरो। ठीक है, ज़्यादा समय है नहीं हमारे पास, 2-4-5 दिन में एग्जाम्स होने वाले हैं। लेट्स डू इट एंड लेट्स स्टार्ट। माय नेम इज संजीव एंड यू आर वाचिंग पास का जुगाड़। तो जो पहला क्वेश्चन है वो आपके फर्स्ट चैप्टर मोशन से है। बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, आपको भी पता होगा। एवरेज स्पीड के ऊपर ये क्वेश्चन है। ठीक है, हमारे टेक्स्ट बुक में ये अब्दुल के नाम से आता है, अब्दुल वाला, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है एवरेज स्पीड के ऊपर। ठीक है, तो जैसे कि मेरा प्रयास रहता है, मेरी कोशिश रहती है कि जो भी क्वेश्चंस रहते हैं उसके बेसिक कॉन्सेप्ट और उससे मिलता जुलता अगर कुछ भी हो उससे सराउंडिंग वाला, तो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपको उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो आप ऑब्जेक्टिव्स में या MCQs में भी आपकी हेल्प हो जाएगी और आप उसको बनाने के लिए रेडी हो जाओगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है एवरेज स्पीड का है, तो इसमें क्वेश्चन को रीड कीजिए पहले। आप पहले खुद भी समझे क्वेश्चन को। बहुत बार होता है कि मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन सीधा सॉल्व करना चालू कर देता हूँ, तो बच्चों को टाइम नहीं मिलता है। तो आप पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए और थोड़ा सा आइडिया बनाइए, मैं उसके बाद स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो मैं आपके साथ बोलते जाता हूँ। अ कार ट्रैवल्स फ्रॉम नागपुर टू पुणे विद अ स्पीड दिस एंड रिटर्न बैक फ्रॉम दिस एंड दिस, वी हैव टू फाइंड द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है, ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन को दिमाग में भरो। ठीक है, सीधा सोल्यूशन पे जंप नहीं करेंगे। ठीक, तो एवरेज स्पीड के लिए पहले आपको समझना है फॉर्मूला। ठीक है, फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर्मूले। तो एक काम करो, जितने भी फॉर्मूलेज हैं, बहुत कम फॉर्मूले क्लास 9th में, 11th में जाओगे तो, ठीक है, बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं। अभी तो हमारे पास बहुत कम फॉर्मूले हैं, तो ये जो भी फॉर्मूलेज हैं इनको लिस्ट आउट करो और याद कर लो। ठीक, तो जो आपका पहला फॉर्मूला है, जो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड जो होता है, एवरेज स्पीड इज गिवन बाय टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो फॉर्मूले याद करना है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। याद रखेंगे, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो ये एवरेज स्पीड का ऊपर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, तो एक कार है, ये कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहा है, ये नागपुर से नागपुर से पुणे जा रहा है। ठीक है, नागपुर से पुणे जा रहा है विद अ स्पीड ऑफ कितना, 80 किलोमीटर। तो जब जा रहा है ये, तो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, और वापस आते समय इट इज रिटर्निंग विद अ स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमको एवरेज स्पीड निकालना, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो एक कार है विच इज मूविंग फ्रॉम नागपुर टू पुणे विद द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, इट इज रिटर्निंग बैक विद द स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर, वी हैव टू फाइंड द एवरेज स्पीड। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का सबसे सिंपल जो फॉर्मूला तो पता चल गया। एवरेज स्पीड में देख सकते हो कि क्या निकालना है, सबसे पहले टोटल डिस्टेंस। अब देखो ये टोटल डिस्टेंस तो दिया नहीं है, तो यही क्वेश्चन, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें डेटा थोड़ा सा मिसिंग है, तो हमको खुद से लेना पड़ता है। तो सबसे पहले लेट द डिस्टेंस बिटवीन नागपुर एंड पुणे को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर x डिस्टेंस है तो आने जाने का टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस मेरे बच्चे, मेरे होशियार बच्चे, हाँ, अगर ये x जा रहा है तो x वापस भी आएगा, तो x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x। आया समझ में ये बात। हमारे पास टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड में हमेशा डिस्टेंस और टाइम देखना है हमको। तो डिस्टेंस हमारा पहले आ गया कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना हुआ, तो A से N से P तक जाने में x और वापस P से N आने में अगेन x, तो टोटल कितना हो गया, 2x। नाउ सेकंड थिंग हमको टोटल टाइम निकालना है। टोटल टाइम, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम और यहाँ से यहाँ तक का टाइम, तो कैसे निकालोगे, तो सिंपल फॉर्मूला, जो टाइम होता है हमको पता है, स्पीड इज इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। सिंपल सा फॉर्मूला। ठीक है, आप पढ़ते हुए आ रहे हो बहुत दिनों से, तो टाइम हो जाएगा d/s। तो हमारे पास जो टाइम t1 n से लेकर p तक जाने का जो टाइम t1 है, उसको अपन t1 मान लेते हैं। अब t1 के लिए जो डिस्टेंस है वो कितना है, x है, और स्पीड कितना है, 80। इज इट ओके। उसी तरीके से वापस आते समय पुणे से नागपुर आने के लिए जो टाइम को हम क्या मानते हैं, t2 मानते हैं। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा,
x/120, ठीक है। तो ये x/120, x/80 आपका टाइम हो गया। तो अगर टोटल टाइम की बात करें तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम विल बी t1 + t2, और t1 + t2 कितना हो जाएगा, दैट विल बी x/80 + x/120, ठीक है। एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, मेरे ख्याल से इसका एलसीएम आने वाला है 240, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा, एलसीएम लेना आता है हमारे बच्चों को, हाँ हमारे समझदार बच्चों को एलसीएम लेना आता है, कुछ लोग को नहीं आता है, प्लीज़ थोड़ा सा अब ये आप खुद से ट्राई करें। तो ये 3x प्लस और ये 2x हो जाएगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 5x/240। तो हमारा टोटल टाइम भी आ गया, ये वेरिएबल के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो वेरिएबल के फॉर्म में आ गया। अब हम इसमें लगा देते हैं टोटल डिस्टेंस एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो अगर हम टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम एवरेज स्पीड निकालना है तो दैट विल बी टोटल डिस्टेंस इज हाउ मच, 2x, हमारा टोटल डिस्टेंस कितना 2x, और ये कितना हुआ 5x/240, टोटल टाइम 5x/, तो ये 240 ऊपर चला जाएगा, दिस विल बी 240/5x, x कैंसिल हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी 96, दिस विल बी 96 km/h। आया समझ में? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको अगर चैप्टर 1 से अगर कोई क्वेश्चन करना है, एक ही क्वेश्चन करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एवरेज स्पीड के ऊपर क्वेश्चन करके जाओ, ठीक है ना। तो इसके बहुत सारे चांसेस है आने को। आया? तो इस क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस, इसमें बहुत सारे अच्छी वैरायटी है, लेकिन अभी हमारे पास समय की कमी है और हमारा कल दो दिन में अगर एग्जाम है तो कोई अगर एक क्वेश्चन करना है तो दिस विल बी दैट क्वेश्चन। आया समझ में? तो एवरेज स्पीड के ऊपर इसको प्रैक्टिस करें और अगर आए तो एग्जाम में ज़रूर बनाना, ठीक है। हमारे टेक्स्ट बुक में अब्दुल के नाम से ये क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है। ओके, सो जो दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपके इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशंस आपको पता होने चाहिए, हमने पहले भी डिस्कस किए हैं, मेरे ऑब्जेक्ट MCQ वाला जो वीडियो है उसमें हमने डिस्कस किए थे इक्वेशन ऑफ मोशन के। तो v = u + at हमारा इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन, s = ut + ½ at² आपका सेकेंड इक्वेशन, और v² = u² + 2s ये हमारा थर्ड इक्वेशन। ये तीन इक्वेशंस के ऊपर क्वेश्चन आपके बनते हैं, है ना। फर्स्ट चैप्टर में आपको इस इक्वेशंस के ऊपर भी जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल से प्रैक्टिस करके जाने चाहिए। बहुत सिंपल से होते हैं, कुछ बेसिक फंडा आपको याद रखना पड़ेगा, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। तो बेसिक मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, कोई भी चीज़ जब रेस्ट से स्टार्ट होती है, क्वेश्चन में लिखा रहेगा द ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, जैसे ही बोलेगा तो u आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, याद रखना भाई, ठीक है। एनीथिंग एट रेस्ट, एनीथिंग ड्रॉप्ड, अगर वर्ड आएगा ड्रॉप्ड तो u कितना हो जाएगा 0, ये आपका बेसिक है। ओके, किसी चीज़ को अगर ऊपर फेंकते हो तो जो हाईएस्ट पॉइंट पे है, एट हाईएस्ट पॉइंट आपका v0 हो जाता है, हाईएस्ट पॉइंट v0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। ऊपर फेंकते समय जो एक्सेलरेशन होता है वो -g हो जाता है, नीचे फेंकते समय एक्सेलरेशन g हो जाता है। ये कुछ पॉइंट है आपको याद रखने चाहिए, जिसके वजह से जिसकी हेल्प से ही हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अगर ये बेसिक नहीं आता है तो बहुत बार दिक्कत हो जाएगी। आया समझ में? अच्छा, कहीं पे अगर स्टॉप करके आ रहा है ना, द ब्रेक्स आर अप्लाइड, द व्हीकल स्टॉप, द बॉल स्टॉप्ड वाला जैसे भी रहेगा तो v = 0 हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 हो जाएगी। तो ये बेसिक्स और ये फॉर्मूला और थोड़ा साइन कन्वेंशन अगर आपको यूनिट चेंज करने आते हैं तो आप आराम से क्वेश्चन को बना लोगे। इज इट ओके? समझ में आया? तो ये पहले बेसिक आप नोट कर लो और उसको याद रखो, फिर उसके बाद हम ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। ओके, अगेन क्वेश्चन को देखो और क्वेश्चन को पढ़ो पहले, है ना। तो आप मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक accelerates in a straight line at a constant rate of this for 8 seconds. How far does the boat travel during this time? ठीक है, तो क्वेश्चन आपके पास है सामने, ज़रूर पढ़ें और क्वेश्चन को थोड़ा वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने की कोशिश करें पहले, कि हमारे पास क्वेश्चन को रीड करके पहले देखें कि क्या क्या डेटा दिया हुआ है। इसमें बहुत सिंपल है, बस आपको डेटा ढूंढने रहते हैं। तो आप मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो जैसे ही बोला ये रेस्ट है तो इस क्वेश्चन के लिए u कितना हो गया, u हो गया 0। इज इट ओके? ठीक, u हो गया 0 ऑन अ लेक एक्सेलरेट इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर/सेकंड²। सर ये क्या क्वांटिटी दिया हुआ है? तो कभी कभी बताता नहीं है ना क्वांटिटी, जैसे यहाँ तो रेस्ट बोल दिया तो हमने पता ले लिया,
पता कर लिया कि u 0 हो गया। अब ये बोल रहा है एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ, तो यहाँ पे यूनिट का ध्यान रखें, तो इसमें यूनिट दिया है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट होता है एक्सेलरेशन का। सर कहाँ से पता चलेगा? ये बेसिक नॉलेजेस है जिनके बिना थोड़ा न्यूमेरिकल बनाने में दिक्कत आती है ना, बिल्ड योर बेसिक्स। तो एक्सेलरेशन जो है वो है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। और टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम आपका 8 सेकेंड दिया हुआ है, टाइम है 8 सेकेंड। ये हमारे पास डेटा है, ठीक। तो अगर अब हमारे पास ये डेटा है और फाइंड क्या करने बोल रहा है, हाउ फार डज द बोट ट्रैवल, हाउ फार कितने दूर, है ना। तो दैट मीन्स एस फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो ये सिंबल हमको सबको पता है कि वी क्या है, यू क्या है, एस क्या है। तो मैं कुछ सोच रहा हूँ कि आपको पता है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे। अच्छा, ये फॉर्मूले अप्लाई करने में किसी को दिक्कत नहीं आना चाहिए भाई। देखो हर में 4 क्वांटिटीज है, सब में देखोगे 4 क्वांटिटीज है, 3 क्वांटिटी आपके पास रहती है, बस आपको चेक करना है कि कौन से वाले में ये फिट होने वाला है, ठीक है। हमारे पास u है, हमारे पास a है, हमारे पास t है, और हमको निकालने क्या बोल रहा है, s। तो ऑफ कोर्स यही वाला फॉर्मूला लगेगा। देखिए इसमें s निकालने के लिए 2 ही फॉर्मूला, ये या ये वाला लगेगा, ये नहीं लग सकता क्योंकि यहाँ पे v नहीं है। तो हम सिंपल है, कभी गलत होने का कोई चांस ही नहीं है, बस डेटा आपका सही होना चाहिए। बस अब क्या करना है, हमको इस फॉर्मूले में लगाना है s इज इक्वल टू यू टी, यू आपका हो गया 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, प्लस हाफ a कितना है, a है आपका 3, और एक्सेलरेशन कितना है, टाइम कितना है, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर दैट इज 64, तो ये हो जाएगा आपका 32, और ये हो जाएगा आपका 96 मीटर। आया समझ में? तो कैलकुलेशन बहुत सिंपल सा है, बेसिक अगर फॉर्मूले अगर आपको पता है तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बना सकते हो। डेटा लिखो, फॉर्मूला कौन सा लगाना है वो देखना है, कुछ की कॉन्सेप्ट याद रखना है, बस आपसे आराम से बन जाएगा, ठीक है, ओके। तो इसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन देखते हैं, सेम फॉर्मूले वाला है, लेकिन ये इसमें एक छोटी सी चीज़ याद रखनी है। इस क्वेश्चन में एक छोटा सा एक पॉइंट है जिसको याद रखना है, उसके वजह से क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें ज़रा, आपके टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। अ स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। पहले मैं इसको रब आउट कर लेता हूँ, तो आपने मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा और इसको याद भी रखेंगे, ठीक है ना, याद रखोगे तो होगा। तो ये डेटा के लिए डेटा तो मोर और लेस वही होने वाला है। तो हमसे क्या बोल रहा है, स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी, तो अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहा है, तो वेलोसिटी कितनी हो गई, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी कितनी हो गई, 5 मीटर पर सेकेंड। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। द एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब देखो ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, ऊपर, और एक्सेलरेशन नीचे जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे एक्सेलरेशन माइनस लेंगे, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है, और कुछ नहीं। बच्चा नॉर्मल तो वो एक्सेलरेशन फिर से अगर पॉजिटिव लेके चला लेगा तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। बस यही है इसमें खास बात, और इसी चीज़ का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम इट विल टेक। तो 2 चीज़ें पूछ रहा है आपसे, ये भी पूछ रहा है और ये भी पूछ रहा है, ठीक। अच्छा, अब हमको हमेशा पता है कि हमारे इक्वेशन में 4 क्वांटिटी है, हमको 3 क्वांटिटी पता होती है। अभी देखो हमको 4 क्वांटिटी में सिर्फ 2 क्वांटिटी पता है, 1 क्वांटिटी पता नहीं है। कोई भी फॉर्मूला लगाने के लिए हमको 3 क्वांटिटी पता होनी चाहिए। तो अब तीसरी क्वांटिटी कौन सी होगी, तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, यहीं पे आपको सोचना पड़ेगा कि अगर हम ऊपर फेंकते हैं, तो मैंने अभी भी बताया था, जब ऊपर फेंकते हैं तो मैक्सिमम वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट, जो मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी होगी वो 0 होगा। तो ये हमारा बेसिक का है, और ये इस क्वेश्चन के लिए खास बात है कि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है और एक्सेलरेशन नीचे जा रहा है, तो माइनस लेना, ठीक है, ओके। अब इनके सर अगर हम माइनस नहीं लेते हैं तो क्या दिक्कत आएगी, तो मैं पहले वो समझा देता हूँ ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि क्या दिक्कत आने वाला है। तो हम सबसे पहले टाइम निकालते हैं। हमारे पास क्या है, v है, u है और a है ना। और हम इस फॉर्मूले में देखो यही लगेगा, v दिया हुआ है, u दिया हुआ है, आपको a दिया, टाइम निकालना है। तो सिंपल हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। देखो फॉर्मूला लगाने में किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई, इसके बाद आपको कभी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत। तो फॉर्मूला है हमारे पास v इज इक्वल टू u प्लस 80। तो v कितना हो गया आपका 0, u कितना है हमारे पास 5, और इन केस में माइनस नहीं लेता हूँ, तो ये मैं ले लिया मैंने 10t, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसको यहाँ भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा -5 इज इक्वल टू 10t
या -5/10 इजिकल टू टी, तो टी कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा -1/2, जो कि नेगेटिव है। टाइम कभी नेगेटिव होता है क्या भाई? ठीक है ना, यही आपकी खोपड़ी घूमनी चाहिए, यार यार नेगेटिव आ रहा है, कुछ ना कुछ मेरे से गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो क्या गड़बड़ हो गया, हमने ए को यहाँ पे नेगेटिव नहीं लिया है। अदरवाइज बच्चा इसमें भी ऐसे भी चला लेता है यार, उसको लगता है सब सही चल रहा है। ठीक है, कुछ भी करते था माइनस भूल जाएगा यहाँ से ट्रांसफर करते समय, सब सही हो जाता उसका। मेरे बच्चों के तो आंसर ऐसे भी आ जाते हैं। ठीक, तो हमने क्या गलती किया, यहाँ पे हमारे पास माइनस आएगा, मतलब यहाँ पे प्लस ही रहने दो, फॉर्मूले में ए की जगह हमको माइनस लेना है, ये माइनस आएगा, तो फिर माइनस माइनस कैंसिल होके पॉजिटिव आ जाएगा। आ रहा है समझ में? तो अगर आप गलती करते भी हो तो यू कैन चेक योर मिस्टेक्स, आपको मौका मिलता है। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो ये आ गया आपके पास समय, दैट विल बी हाफ, यू कैन से इट एज 0.5 सेकेंड। तो ये हमारा आंसर आ गया टाइम का। और दूसरा क्या पूछा था, डिस्टेंस पूछ रहा था, तो s इजिकल टू अगेन हम कौन सा लगा सकते हैं, हम v स्क्वायर माइनस, है ना, सिंपल है, s निकालना है तो ये या ये लगाओगे, इसमें u अभी हमारे पास है और t भी अब तो आ गया, हम ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे कैलकुलेशन आपको इजी पड़ेगा, अब दोनों में से कोई सा भी लगा सकते हैं, मैं अभी ये लगा रहा हूँ। तो v स्क्वायर इजिकल टू यू हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2as, v की वैल्यू है हमारे पास 0, u कितना है हमारे पास, u 5 था तो उसका स्क्वायर 25, a हमारे पास कितना है -10 है, और ये s है, ये हो जाएगा -20s। तो ये मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ ये, अच्छा ठीक है मैं पूरा कर लेता हूँ, ये हो जाएगा 25, हो जाएगा -20s, -20s इधर जाएगा तो ये जाएगा 25, और ये s हो जाएगा आपका 25/2, दैट 0, दैट इज़ ये आ जाएगा आपका 1.25। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.25 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ये क्वेश्चन लाने का एक ही मकसद था, ये माइनस वाला ध्यान रखना है। बाकी इसी फॉर्मूले पे बेस कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मेरे ख्याल से अब आप बना लोगे। आपको ये सब याद रखना है, सिंबल्स, यूनिट्स, है ना, फॉर्मूले लगाना एकदम आसान है। डेटा अगर समझ गए लिखना, आपको कोई नहीं रोक सकता इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। ठीक है, तो ट्राई करो, हम इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ज़रूर आ सकता है, तो ज़रूर प्रैक्टिस करो, है ना। एवरेज स्पीड या ये दो टॉपिक में से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है भाई, अब ये वीडियो देखने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद सड़ाना मत। ठीक है, कैलकुलेशन में बहुत सारा दिक्कत आता है, ट्रांसफर आंसर में बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पहले चैप्टर के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और नेक्स्ट जो लेके आए हैं अपन है सेकेंड चैप्टर का, दैट इज फोर्स का। तो फोर्स में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को जो दिख रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो एक तो आपका टेक्स्ट बुक का ही है, वो जो ट्रेन वाला क्वेश्चन है, इंजन पुल्स वाला। तो इंजन पुल्स वाला क्वेश्चन मुझे अच्छा लगता है, तो हो सकता है कि वो एग्ज़ाम में आ जाए। ठीक है, ऐसी कोई गारंटी नहीं है भाई, मेरे को जो एंटीसिपेट कर रहा हूँ कि ये शायद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिलता जुलता, तो अपन ट्राई कर सकते हैं। तो अगेन क्वेश्चन को रीड करें एक बार आप, और फिर आंसर अपन सोल्यूशन देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास 8000 kg इंजन पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स। तो हमारे पास एक 8000 kg का इंजन है और ये 5 वैगन्स को पुल कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम ऐसा बना लें, ये आपका इंजन है और ये 5 वैगन्स इसके साथ लगे हुए हैं, ये इसको पुल कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो वेट है, इसका वेट है 8000 kg और ये ईच का 2000 kg है ना। तो टोटल हमारे पास कितने हैं, टोटल 5 हैं, तो ये कितने हो जाएंगे 10,000 kg का। तो स्टार्टिंग से अगर हमने थोड़ा सा फर्स्ट 2 लाइन से हमको ये समझ में आ गया कि टोटल जो पूरे ट्रेन का वेट है ना, मास है, सॉरी, जो मास ऑफ द ट्रेन होगा, मास ऑफ ट्रेन कितना हो जाएगा, ये 10,000, सॉरी दिस इज 10,000 प्लस 8,000, ये हो जाएगा 18,000 kg। ये इसके पूरे ट्रेन का मास है। ठीक है, आया समझ में? ओके, इफ द इंजन एक्सर्ट अ फोर्स, तो ये फोर्स जो लगा रहा है, इंजन फोर्स लगा रहा है 40,000 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। ठीक, एंड द ट्रैक ऑफर्स है, तो जब ये ट्रैक में मूव करेगा तो आपको पता है फ्रिक्शन होता है, ट्रैक और ट्रेन के व्हील्स के बीच में फ्रिक्शन होगा, और जो फ्रिक्शन है वो 5000 है। तो फ्रिक्शनल फोर्स को मैं स्मॉल f से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और ये आपका 5000 न्यूटन है। तो ये मेरा डेटा है।
तो ये मेरे पास डेटा है। तो हर फिजिक्स में हमको सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए पहले डेटा इकट्ठा करना पड़ता है। तो हमारे पास ये डेटा आ गया, अब डेटा के हिसाब से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा था नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। तो आपको समझना है, तो इसमें जो बेसिक की है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो हमेशा जो अप्लाइड फोर्स के अपोजिट होता है। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स अपोजेस द मोशन, तो ये अपोजिट फोर्स है। तो ये अगर फोर्स F इधर लग रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली भाई दो लोग अपोजिट है तो इसको 1 माइनस करते हैं, तो जो नेट फोर्स आएगा हमारे पास, नेट फोर्स हो जाएगा F माइनस F, दैट इज 40,000 माइनस 5,000, तो दैट विल बी 35,000। तो हमारे पास जो पहला आंसर, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यही है 35,000। इज इट ओके? कोई दिक्कत है? प्रिंसिपल ये है कि दोनों फोर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो वी सबट्रैक्ट। ठीक है, दूसरा पूछ रहा था एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, तो हमको एक्सेलरेशन निकालना है। तो दूसरा हमारा फॉर्मूला है F = ma। ठीक है, F = कितना होता है? ma, ये याद रखना है माँ। ठीक, तो F = ma में F हमारे पास है, F कितना दिया हुआ है? 35,000। मास हमारे पास कितना है? हमारे पास टोटल ट्रेन का जो मास है 18,000। तो अगर A होगा तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 35/18, मेरे ख्याल से ये 1.94 समथिंग आता है। तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, कैसा लग रहा है? मुश्किल है? आसान है? समझ जाओगे तो सब आसान है, एकदम आसान है। प्रिंसिपल क्या याद रखना है? ये वाला नेट फोर्स का, कि अगर फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में सोचना है, हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट एक्ट करता है मोशन के फोर्स में। जो भी जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसके अपोजिट में एक्ट करेगा, तो माइनस करना है अगर फ्रिक्शनल फोर्स कहीं दिया हुआ है। और एक्सेलरेशन के लिए आप F = ma लगा सकते हैं। ठीक है, राइट, वेरी नाइस। तो ये हमारा एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ फोर्स वाले चैप्टर के। ठीक है, तो जो लोग कुछ नहीं करके रखे हैं अभी तक न्यूमेरिकल्स वाले में, ये वाले वीडियो में आपको 10-15 न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे और आप इससे जा सकते हैं, एटलीस्ट थोड़ा कॉन्फिडेंटली जा सकते हैं। बस अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ, जो जो चीज़ें बताई जा रही याद रखो। साल भर नहीं किए हो, अब कर लो। ठीक है ना? हाँ, तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अगेन सिंपल फोर्स निकालने के ऊपर ही क्वेश्चन, क्योंकि चैप्टर ही फोर्स है तो फोर्स ही निकालना है। तो एक बार रीड कर लो क्वेश्चन। द हैमर ऑफ मास 500 ग्राम। जैसे जैसे आपको क्वेश्चन, हर लाइन का एक इंपॉर्टेंस होता है ना, हर लाइन में जो डेटा दिया रहता है उसको ध्यान से पढ़ो और नोट करो। तो हमको क्या बोल रहा है? हैमर ऑफ मास, तो मास दिया हुआ है 500 ग्राम। दूसरा चीज़ हमेशा याद रखो, डेटा जैसे ही आता है यूनिट्स को SI में करने की कोशिश करो, क्योंकि क्वेश्चन जनरली SI में चलता है। तो 500 ग्राम है, तो 500 ग्राम मतलब ये डिवाइडेड बाई 1000 हो जाएगा, तो kg। ये छोटी छोटी चीज़ें भी हमको कभी कभी गलती कराने के लिए मजबूर कर देगा, ये याद नहीं रहेगा और ये गया क्वेश्चन। ठीक है ना? तो ये छोटा बेसिक, इसी को बेसिक कहते हैं। ये सब याद रहना चाहिए कि kg में कैसे कन्वर्ट होता है, मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये भी नहीं आता कभी कभी हमारे को। तो ये हो गया आपका ½ kg। ठीक है, मास आ गया आपके पास ½ kg। मूविंग एट 50 मीटर, मूविंग एट, तो ये स्पीड दिया हुआ है। नॉर्मली स्पीड दो ही होते हैं, एक इनिशियल और फाइनल। तो क्योंकि अब ये स्टार्ट में ही बता रहा है तो ये u होना चाहिए। u कितना हो जाएगा? 50 मीटर पर सेकेंड। इज इट ओके? तो v समझने के लिए जनरली क्या होता है? v रुकता है ना, वो सब चीज़ें हमने बताई। थ्रो कर रहा है तो हाईएस्ट पॉइंट में v 0 होता है। ये बेसिक हमारे पास चल रहा है दिमाग में। द नेल स्टॉप्स, देखा बेसिक्स अगर है आपके तो कोई नहीं रोक सकता क्वेश्चन बनाने से। सच बता रहा हूँ, आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आपको बोल रहा है स्टॉप्स, तो आपको पता है स्टॉप्स जैसे ही बोलता है तो v कितना हो जाता है? 0। ठीक, v हो गया 0 इन अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम भी दे दिया आपको 0.01 सेकेंड। ये हमारा डेटा है। ये आधी मतलब जो युद्ध का जो आधा पार्ट तो ये है डेटा, मतलब ये हथियार लेके आना है ना। पत्थर लेके चलोगे लड़ने के लिए तो हो गया तुम्हारा। तो ये हमारे हथियार है। अगर ये हथियार हमारे पास है तो वी कैन फाइट दिस वॉर एंड वी कैन विन ऑल्सो। सो व्हाट इज द फोर्स ऑफ द नेल ऑन द हैमर? तो आपको फोर्स निकालना है। तो ऑब्वियसली अभी अभी हमने देखा कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे ही कोई क्वांटिटी पूछता है दिमाग में फॉर्मूला आना चाहिए। फोर्स होता है मा, F = ma, मा। ठीक है ना? तो मा तो याद रहती है हमेशा दिन भर। मास तो है हमारे पास, एक्सेलरेशन नहीं है। देखो अब डेटा जो नहीं है वो फाइंड करना है, सिंपल है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपको लगता है न्यूमेरिकल्स बहुत हुआ नहीं है भाई, इसको पढ़ोगे तो आसानी से बन जाएगा। मास हमारे पास, एक्सेलरेशन नहीं है, तो क्या करोगे? नहीं है तो छोड़ दोगे, सर छोड़ देते, डेटा नहीं है।
निकालो भाई, ये देखो UVT इससे पहले चैप्टर में किए हैं। अगर हमारे पास ये है, हमको इक्वेशंस पता है, तो हमको मालूम है V इक्वल टू क्या होता है, U प्लस AT। सर याद हो गया सर, अब तो आराम से बता देंगे। तो V अगेन कितना हो गया आपका 0, U कितना है यहाँ पे 50, यहाँ पे A हमको फाइंड करना है, T कितना दिया है 0.01। अगेन यहाँ जाएगा ये -50 इज इक्वल टू A इंटू 0.01। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा माइनस। अच्छा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हाँ ये डिवाइड में भेज देते हैं। बहुत सारे लोग तो इसको 0/50 भी कर देते हैं, मैंने देखा है भाई, विश्वास करो, ठीक है ना, होता है, आप भी कर रहे हो ऐसा। तो बहुत सारे ये ट्रांसफर आंसर वाला जो बेसिक इक्वेशन सॉल्व करने में दिक्कत है, थोड़ा देख लो। ये प्लस वाला उधर जाके माइनस जाएगा, जो मल्टीप्लाई में नीचे जाके डिवाइड जाएगा। तो ये 50/0.01, तो ये हो जाएगा, देखो पॉइंट हटाओगे तो ये कितना हो जाएगा 5000। मेरे को पता है ना, मैं बता रहा हूँ, ये वीडियो बनाने का बेसिक मकसद ही यही है कि बहुत छोटी 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 चीज़ें हमारे बच्चों को प्रॉब्लम देती है। मेरे जैसे लोगों को थोड़ा बेसिक, छोटा छोटा बेसिक मिसिंग है ना, वो कोविड बोल लो, जो बोलना है बोल लो, ये छोटी छोटी चीज़ों की वजह से क्वेश्चन नहीं बन पाता है। ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन सब जानते हैं। तो यहाँ पे ये 0.01 का 2 0 ऊपर जाएगा, तो दिस विल बी माइनस। अब देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है, और जब आप कभी कोई चीज़ रुक रही है तो उसमें जो फोर्स होगा वो अपोजिट ही होगा, एक्सेलरेशन उसका नेगेटिव आता है। तो बिल्कुल घबराना नहीं, और ये ज़रूरी है, ये नेगेटिव है, फ्रिक्शनल फोर्स ही होगा ये, क्योंकि रोकता कौन है, फ्रिक्शन रोकता है हमेशा जनरली, ठीक है ना। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स होगा, इसलिए A नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव साइन का यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, वहाँ पे T नेगेटिव होता है, T कभी नेगेटिव नहीं होता, एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, ठीक। तो यहाँ पे बस ये रख दो, अब आ गया हमारा, तो ये हो जाएगा -5000। इसको सॉल्व करोगे तो यू गेट -2500 न्यूटन। तो दिस इज द आंसर, ठीक है। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, जो फर्स्ट चैप्टर भी इंक्लूड हो गया। ऐसा नहीं कि चैप्टर 1 आपका सिर्फ चैप्टर 1 में आता है, वो चैप्टर 2 में भी आता है, चैप्टर 3 में, हर जगह आ सकता है। तो कॉन्सेप्ट्स आपके बेसिक स्टार्टिंग में सही रहेंगे तो आपको आराम से क्वेश्चंस बनेंगे। आया समझ में, सिंपल सा क्वेश्चन। यूनिट्स का क्या ध्यान देना है सर, ये बेसिक तो ये था आधा, डेटा अगर पता है तो अपन आगे कुछ कर सकते हैं, फॉर्मूलेस पता होने चाहिए, है ना। कोई भी चीज़ अगर मिसिंग है तो आपको दिक्कत जाएगी। तो ये मुझे 2 क्वेश्चन, और इसमें और भी जो क्वेश्चंस है वो इसी टाइप के ही क्वेश्चंस हैं, है ना। आपको सारा डेटा क्वेश्चन में डेटा दिया रहेगा, एक मिसिंग रहेगा, वो मिसिंग वाला आपको कॉन्सेप्ट पहले से पता होगा। आया समझ में, ठीक है। तो ये हो गया फोर्स। नेक्स्ट है वर्क के क्वेश्चन, जो वर्क का जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वर्क का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो अगर मेरे को लगता है अगर कोई भी स्कूल वाला देना चाहेगा तो ये ज़रूर देने की कोशिश करेगा, वो है वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है वो देख लेते हैं पहले। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका डेरिवेशन भी कर लेना। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, जो वर्क होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो मैं डायरेक्ट इसका फॉर्मूला बता दूं या पहले बताऊं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब पहले जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। कोई भी ऑब्जेक्ट को जब मूव करवाते हो, दैट मीन्स यू आर, अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ना, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और इसकी वेलोसिटी v, फाइनल वेलोसिटी। तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी v कैसे बनेगी, जब तक हम इस पर फोर्स नहीं लगाएंगे ये होगा नहीं। जैसे ही फोर्स करेंगे तो ये सर्टेन डिस्टेंस भी ट्रैवल करेगा, तो होगा क्या, इसका काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है, और आप डिस्टेंस ट्रैवल करवा रहे हो फोर्स लगा के, दैट मीन्स कुछ काम भी हो रहा होगा, है ना। सब बेसिक्स है। तो जब भी हमारे पास फोर्स लगता है और डिस्प्लेसमेंट होता है तो वर्क होता है। तो जो वर्क होता है वो किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी चेंज, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा होगा, तो काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होता है। W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम। मैं ये सब में समय इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको न्यूमेरिकल के साथ कोई कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए, है ना। इसमें ऑब्जेक्टिव MCQ भाई हर नंबर होता है। इस नॉलेज से अगर कुछ मिल जाएगा तो बहुत मज़ा आएगा अपन को, ठीक है ना। लोगों को लगता है जल्दी जल्दी वीडियो यार 1 घंटे 2 घंटे का, भाई सब चीज़ समझाना भी तो पड़ेगा। जल्दबाजी में मैं क्या बताऊँगा, तुमको समझ नहीं, बड़ा बड़ के बोल के चला जाऊँगा, क्या मतलब निकलेगा। आपको नॉलेज गेन करना है और आपको नंबर चाहिए इसमें से। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो वर्क किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ mv² माइनस हाफ m u²। तो अब हमारे पास डेटा देखो, अब क्वेश्चन देखो, ठीक है। अब क्वेश्चन देखोगे तो समझ आएगा फिर, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट पहले पता रहेगा, तब मैं ये क्वेश्चन को समझ पाऊंगा, ठीक।
तो क्वेश्चन ये है कि अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ कार ऑफ मास 1500 kg। अगेन डेटा मास दे दिया है 1500 kg में दे दिया है, कोई टेंशन नहीं है, ग्राम में रहता है तो आपको चेंज करना रहता है। सो दैट इट स्पीड इंक्रीजेज फ्रॉम 54 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो कहाँ से कहाँ u है ना, अगर वो 52 से 72 जा रहा मतलब स्टार्टिंग में उसका वेलोसिटी कितना था 54 किलोमीटर पर आवर। जैसे अब देखो यहाँ पे अगेन ये यूनिट है, ऐसा यूनिट का नहीं है ना, तो इसको ऐसा यूनिट में करना पड़ेगा। ऐसा यूनिट करने के लिए इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगेन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, तो ये अगर हम लोग 3 से कट जाएगा तो ये जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली v जो दिया हुआ है, v दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर, तो अगर इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे तो दिस बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आया समझ में। तो हमने सबसे पहले यूनिट्स को ठीक कर लिया। ओके, अब यूनिट्स ठीक हो गए। अब पूछ क्या रहा है, वर्क डन। तो वर्क डन पूछ रहा है तो हमारे पास फॉर्मूला है भाई वर्क डन का। वर्क डन का फॉर्मूला, अच्छा वर्क डन का जनरल फॉर्मूला क्या आता है दिमाग में, F/S, है ना। वर्क डन का फॉर्मूला आता है F/S, जो पढ़ा होगा। ठीक है, अब F/S में S है नहीं, डेटा है नहीं, इसलिए ये जब भी वेलोसिटी दिया रहेगा तो आपको पहचानना है कि वर्क डन के दो फॉर्मूले होते हैं, एक नॉर्मल जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दिया रहेगा, और अगर वेलोसिटीज दिया रहेगा तो ये लगाना है। तो अब अगर हम ये लगाते हैं तो इसमें देखो, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं, इसमें से m कॉमन निकाल देते हैं, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। v² - u²। अब m की जगह क्या रखोगे, m है हमारा 1500, v कितना है आपका, v है आपका 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, और u कितना है 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। सो ये हो जाएगा आपका 1500 इंटू कितना आ जाएगा ये 175। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आएगा 13, थोड़ा बड़ा आंसर है 131250 जूल्स। तो ये है आपका फाइनल आंसर 131250 जूल्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ ये थ्योरम के ऊपर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर वर्क डन में करके जाना। इसमें एक और आ सकता है, इसमें क्या बोलेगा, अभी तो ये वेलोसिटी का चेंज दे रहा है, अगली बार एक क्वेश्चन में बोल सकता है कि द बॉडी ऑब्जेक्ट स्टॉप्स, है ना, वही अगेन स्टॉप्स बोलेगा तो व्हाट वर्क इज डन टू स्टॉप अ बॉडी व्हेन इट इज मूविंग फ्रॉम फलाना टू फलाना। आ रहा है समझ में। तो इसमें स्टॉप्स बोल के v अपने आप आपको देगा नहीं, v आपको 0 समझना है, तो v हमारा 0 हो जाएगा, उस समय वर्क डन नेगेटिव आएगा। ठीक है ना, पॉजिटिव वर्क नेगेटिव वर्क हमने MCQs में देखे हैं। ठीक है, वो वीडियो भी चेक करो। ठीक, समझ आया। तो इसमें v0 वाला भी क्वेश्चन आ सकता है, और अगर वेलोसिटी चेंज करने वाला आएगा तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक है भाई, अगेन बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, ज़रूर करो, एग्जाम में आपको दिख जाएगा। ठीक है, और जब दिख जाएगा तो जब खुशी है ना मेरे साथ शेयर करना। ठीक है सर, ओके। ठीक, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन पढ़ते रहना भाई, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, छापना नहीं है बिल्कुल। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के ऊपर है। मैंने इसके शॉर्ट वीडियोस भी बनाए हैं, शॉर्ट्स भी बनाए हैं, आप ज़रा देखिए उसको। ठीक है ना, बीच बीच में प्रमोशन चल रहा है मेरा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आपको फ़ायदा होना चाहिए, देखो हमको जो मिलना है मिलेगा, आपका फ़ायदा होना चाहिए, आपको क्वेश्चंस बनने चाहिए, आपके दो चार नंबर आने चाहिए, तभी मुझे खुशी मिलेगी। तो जो काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है p²/2m। नॉर्मल हाफ एम वी स्क्वायर तो याद रहता है, अब ये फॉर्मूला भी याद रखो p²/2m, इसके MCQs भी आते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है इसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, क्वेश्चन देखो, द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए मास अगेन मास, डेटा लिखना सीख गए हम लोग सर, आपकी बदौलत क्रेडिट ले। तो मास इज इक्वल टू हो जाएगा 20 kg। उसके बाद आपका जो वेलोसिटी, द मोमेंटम दिया हुआ है, मोमेंटम p से रिप्रेजेंट करते हैं, और p दिया हुआ है 50 kg मीटर पर सेकेंड। यूनिट्स का ध्यान देना, हो सकता है आपको अगर ट्विस्ट करना है क्वेश्चन को तो यूनिट चेंज कर देगा, बस फिर आप फंस गए। ठीक, तो यूनिट चेंज करना भी हमको आता है, हम कहीं नहीं फंसे सर, हमको सब आता है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपसे पूछ क्या रहा है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास है, p की जगह कितना रख दो 50 का स्क्वायर और 2, और ये हो गया, हम लोग इसको 50 × 50 लिख लेते हैं, 2 × 20, ये 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 25, ये हो गया आपका 125/2, अगेन ये हो जाएगा
62.5, तो दिस इज गोइंग टू बी 62.5 जूल। आया समझ में? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, डेटा हमारे पास पूरा है, बस आपको ये वैल्यू रखनी है, सॉल्व हो जाएगा। ठीक, आया समझ में? तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है यार, ये तो आराम से बन जाएगा, लेकिन ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए, इसलिए इस पर थोड़ा ध्यान रखें। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास पावर के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, तो पावर के ऊपर क्वेश्चन, तो पहले पावर का फॉर्मूला थोड़ा याद कर लेते हैं। पावर, तो 3 टॉपिक के ऊपर मैंने क्वेश्चन लाए हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम और पावर। तो जो पावर होता है वर्क डन बाय टाइम, ठीक है, या एनर्जी बाय टाइम बोलो, वर्क डन बाय टाइम बोलो, है ना, दोनों, क्योंकि वर्क और एनर्जी इंटर रिलेटेड है, इंटर कन्वर्टिबल है, तो पावर इज इक्वल टू होता है वर्क डन बाय टाइम, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक, तो इसी पे बेस्ड फॉर्मूला है, इसको हम और समझते हैं। अब या इसको एनर्जी बाय टाइम भी बोल सकते हो आप। ठीक, अब बॉय ऑफ मास, अगेन एक है लड़का 50 kg का छोरा, ठीक है, 50 kg, रन्स अप अ स्टेयर केस ऑफ 45 स्टेप्स। तो हमारे पास सीढ़ियाँ चढ़ रहा है और नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं, n मान के चल रहा हूँ, एंड n है 45 स्टेप्स। ठीक, और टाइम कितना है, टाइम है आपका 5 सेकेंड। इफ द हाइट ऑफ ईच स्टेप का जो हाइट है वो है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 15 सेंटीमीटर है, तो अगेन देखो सेंटीमीटर है, तो इसको मैं 15/100 कर लेता हूँ यूनिट। सबसे देखो, आप सीखो इसको, ठीक है, न्यूमेरिकल बनाने का, इसमें ही नंबर जाते हैं, है ना, जिन लोगों को फॉर्मूले आते हैं फिर वो ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं। तो जैसे ही मेरे को डेटा मिला, मैंने सबसे पहले देखा कि भाई एसआई में है कि नहीं, तो एसआई में नहीं था, मैंने एसआई में कर लिया। अब इसमें पूछ रहा है फाइंड इट्स पावर, तो पावर के लिए सर फॉर्मूला आपने बता दिया, वर्क डन बाय टाइम, एनर्जी बाय टाइम, कुछ दिख नहीं रहा है, टाइम है हमारे पास, एनर्जी नहीं है। तो यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा एक और फॉर्मूला और एक और बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब आप सीढ़ी चढ़ते हो तो आपके पास कौन सी एनर्जी होती है वो सीढ़ी चढ़ने के लिए, या आप कितना काम करते हो, कितना सीढ़ी एक स्टेप चढ़ने में आपको कितना काम करना पड़ता है। तो वो जो वर्क होता है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, और वो होगा mgh। तो याद रखना, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं जिसमें हाइट में कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो उस पे जो वर्क होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है। तो अब जो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, पावर जो हो जाएगा वो हो जाएगा mgh/t हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, m हमारे पास है 50, हमारे पास g नहीं दिया हुआ है, और अगर नहीं दिया हुआ है तो पैसे तो 9.8 लेना चाहिए। अभी मैं कैलकुलेशन के लिए इजी से 10 ले रहा हूँ, तो अगर वो नहीं दिया है, अगर दिया रहेगा 10 तो 10 ले लेना, और नहीं दिया तो जनरली 9.8 लेना चाहिए, 10 से भी मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका h हो जाएगा 5/100, और हमारा टाइम कितना है, हमारा टाइम है 5। ठीक है, तो ये 0 0 कैंसिल आउट हो गया, ये 5 कैंसिल हो गया, ये हमारे पास आ गया 15। ठीक, अब अभी ये आया है पावर जो है वो एक स्टेप का आया है, क्योंकि हमने सिर्फ अभी mgh लगाया हो, तो एक स्टेप, एक हाइट के लिए लिया है, और हमारे पास ऐसे कितने स्टेप्स हैं हमारे पास टोटल, तो टोटल पावर जो हो जाएगा, टोटल पावर विल बी 15 × 45। ठीक है, ओके, तो 15 × 45 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 45 15 5 5 25 2 25 1 और 4, ये हो जाएगा 675। तो मेरे हिसाब से ये आना चाहिए 675 वाट। ठीक है, इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इज इट ओके, आया समझ में? तो ये है आपका सीडी वाला क्वेश्चन या स्टेयर केस वाला क्वेश्चन, जिसमें आपके पास पावर का भी फॉर्मूला और पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला इन्वॉल्व है। तो फॉर्मूले याद रखो, तो ये क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा। ठीक, आया समझ में? वेरी गुड। तो ये हो गया हमारा वर्क के ऊपर क्या क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास ग्रेविटेशनल एनर्जी। नेक्स्ट हम ग्रेविटेशन के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, थक रहे हो? हाँ, थको मत मेरे भाई, है ना, अभी नहीं थकना है, अभी बहुत सारा काम करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। वो सिर्फ थ्योरी से नहीं बनेगा काम, है ना, न्यूमेरिकल्स आएंगे और आपको सॉल्व करना ही है। ठीक है, बड़े बड़े सपने हैं ना, 95 96 लाना है मार्क्स में। हाँ। तो नेक्स्ट है ग्रेविटेशन के ऊपर क्वेश्चन,
तो ग्रेविटेशन के तो मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स पहले भी बनाए हैं और उसके MCQs भी बहुत डिस्कस किए हैं, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। ग्रेविटेशन और फ्लोटेशन दोनों को मिक्स करके जो इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है, जो मुझे लग रहा है, ठीक है ना, ये सब मेरा परसेप्शन है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो जो पहला क्वेश्चन है वो देखें, क्वेश्चन रीड करें। हमारे पास प्लैनेट ए है, हैज़ मास m, रेडियस r, वाइल प्लैनेट बी हैज़ मास m/4 एंड रेडियस r/4, एक्सेलरेशन एट a is g एंड एक्सेलरेशन एट प्लैनेट बी आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले डेटा इकट्ठा कर लेते हैं। तो जो प्लैनेट ए का जो मास है, ए पे जो प्लैनेट है उस पे जो मास है ma बोल देता हूँ मैं इसको, तो ma इज़ m, और जो रेडियस है ra जो है वो है r। ठीक है, b का जो mb है, mb क्या है, वो m/4 है। ठीक, और इसका जो रेडियस है वो r/4। ये हमारे पास डेटा है। डेटा लिखना सीख जाओ बेटा। न्यूमेरिकल्स अभी देखो 10th में भी न्यूमेरिकल्स करने हैं और 11th में साइंस ले लोगे तो फिर न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो ये अभी से अगर हैबिट रहेगा तो हमें ईजी होगा चीज़ करने में। अब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है, ए का जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ए पे जी है, हमको बी पे एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ये हमारा क्वेश्चन है। अगेन व्हाट इज़ द बेसिक, हर क्वेश्चन में एक बेसिक होता है, तो क्या है बेसिक, तो बेसिक है जी का फॉर्मूला जो आपको पता होना चाहिए, जी इज इक्वल टू GM/r²। आया समझ में? तो ये इसको मैं यहाँ पे GA लिख देता हूँ, है ना, और हमको GB फाइंड करना है। ठीक, तो अगर मैं ये फॉर्मूला ए के लिए लगाऊँ तो GA के लिए कितना हो जाएगा, GA की वैल्यू हो जाएगी GMA/RA²। ठीक है, और तो ये हो जाएगा आपका GM/R²। ठीक है, और इस पूरे की वैल्यू कितनी है, G। ठीक, ये हमको दे दिया है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि A की वैल्यू है, तो ये हो गया। अब जब B की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो GB कितना हो जाएगा, अगेन फॉर्मूला लगाएंगे तो वो कितना हो जाएगा, GMB/RB²। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू रख दो, MB की वैल्यू कितनी है, MB m/4, और RB की वैल्यू कितनी है, R/4 का स्क्वायर करना नहीं भूलना है ना। ये सब छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका R²/16। ठीक है, 16 ऊपर चला जाएगा तो दिस विल बी 16/4 इंटू GM/R²। ये मैथ समझ में आया ना, है ना, A/B/C/D है, तो ये D ऊपर चला जाता है और ये B नीचे आ जाता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 GM/R²। ठीक, अब जो देखो GM/R² किसके बराबर है, G है, ये कितना हो जाएगा, 4G हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। इसमें अभी तो G पूछा है, कभी वेट पूछ लेगा, है ना, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर प्लैनेट इज से W, और वो फिर दूसरे प्लैनेट में चला जा रहा है तो उसका वेट कितना होगा, उसमें सिर्फ mg लग जाएगा। यहाँ जहाँ जहाँ G चल रहा है वहाँ पे mg चलेगा, सेम पैटर्न है, और आपको ये क्वेश्चन मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, ज़रूर इसको करके जाओ, है ना। ये वाला क्वेश्चन, एवरेज वेलोसिटी वाला क्वेश्चन, कौन सा, वर्क एनर्जी के ऊपर वो वाला क्वेश्चन, तो ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ज़रूर करके जाना, तो आपको इसमें क्वेश्चन मिलने के बहुत चांसेस हैं। ओके, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन अगेन आप इसको बोल सकते हो सर पहले चैप्टर का ही है, समझ लो, पर इसको अब क्योंकि A और G यूज़ किया जाता है यहाँ पे, तो जहाँ जहाँ अपन A G यूज़ करते हैं वो अपन ग्रेविटेशन में ले लेते हैं। इसको फर्स्ट में ले लो या अभी ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ये लाया गया है यहाँ पे। और इसमें भी एक पॉइंट याद रखना है, जहाँ जहाँ क्वेश्चन में कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है तो उसको ध्यान रखना। तो इसमें भी एक पॉइंट है, ध्यान रखना है, तो उसी के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे पेपर में दिखता है। इसको मैं बोलता हूँ थ्रोअर वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसमें थ्रोअर रहता है, ही थ्रोज द बॉल, ठीक है। तो इसमें भी है, बॉल इज थ्रोन अप वर्टिकल, रिटर्न्स टू द थ्रोअर आफ्टर 8 सेकेंड, ठीक है। यहीं पे इसी लाइन पे पूरा क्वेश्चन बेस्ड है। अगर ये गलत आप समझ लिए तो पूरा खत्म क्वेश्चन। तो टाइम यहाँ जो 8 सेकेंड दिया हुआ है, वो बॉल को फेंका उसने, तो जाके वापस आने का टोटल टाइम है 8 सेकेंड। आ रहा है समझ में। थ्रोअर वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, आपने ऑब्जेक्ट को फेंका एंड रिटर्न्स टू द थ्रोअर आफ्टर 8 सेकेंड, वापस आ रहा है 8 सेकेंड में बॉल।
तो जाने का टाइम कितना होगा, सिर्फ 4 सेकेंड, बस इतना। ये अगर याद रहेगा तो क्वेश्चन बन जाएगा, और यही बच्चा गड़बड़ करता है। तो एकदम दिमाग में बैठाओ, ये थ्रोवर वाले क्वेश्चन में समय को आधा करना पड़ता है, बिकॉज जो टाइम दिया रहता है वो वापस आने का समय दिया, टोटल आने और जाने का टाइम दिया है, रिटर्न्स टू द थ्रोवर। ठीक, तो इसमें जो टाइम है वो 8 सेकेंड दिया है। कैलकुलेट, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है वेलोसिटी विथ विच इट वॉज थ्रोन अप, कितनी वेलोसिटी से फेंक रहा है। तो हमको फाइंड क्या करने बोल रहा है, ये v फाइंड करने बोल रहा है, सॉरी u फाइंड करने बोल रहा है, राइट, कितने वेलोसिटी से फेंक रहा है। ठीक है, अब हमको पता है कब जब हम ऊपर फेंकते हैं तो हमारा बेसिक एकदम स्ट्रांग है, v हमारा 0 हो जाता है। ठीक, ऊपर फेंकते समय हमारा एक और बेसिक है, a जो हो जाता है वो हमारा माइनस हो जाता है, और वो अगर g के बराबर होता है माइनस g, और मैं इस केस में अभी कितना ले रहा हूँ, -10 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन को पढ़ लेना, मैं कन्वीनियंस के लिए 10 ले रहा हूँ, आप 9.8 लेके करना चाहिए एक्चुअल में, और वो कभी कभी वो कन्वीनियंस के लिए 10 देते हैं। ठीक है, नहीं देगा तो 9.8 लेना चाहिए, नहीं तो हो सकता है कोई टीचर खुन्नस में नंबर काट ले। ठीक, तो a हो गया आपका -10। ठीक, अब हमको वेलोसिटी और u पूछा है, u पूछा है हमारे पास, और आपको टाइम जो है, अब जो टाइम है वो 8 नहीं लेना है, टाइम इस केस में कितना ले लेना है, 4 सेकेंड्स। यही इस क्वेश्चन का एसेंस है, यही खास बात है इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं रखा है। बाकी आपको मालूम है, अगर हमारे पास v u ये सब दिया है, अब इक्वेशन लगा के निकाल सकते हो, v = u + at लगा लो, आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, करके दे देता हूँ, ये 0 हो गया, ये हो गया u फाइंड करना है, आपका a हो गया -10 और t हो गया आपका 4। तो u और 4 मेरा एक जैसा दिख रहा है, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। तो u हो जाएगा आपका u = -40, तो u हो गया आपका 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्या खास बात, ये खास बात, बस इसको याद रखना, बाकी फिर बन जाएगा। ठीक, ये तो ठीक है, ये खास बात और समझ में आ गई। इसमें एक और जो क्वेश्चन अच्छा लगता है मुझे, वो होता है कि पोजीशन ऑफ द बॉल आफ्टर 6 सेकेंड फ्रॉम द टॉप। ये भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है, फ्रॉम टॉप या बोलेगा आफ्टर 6 सेकेंड, इसके बॉल का पोजीशन बताना है 6 सेकेंड बाद। अब जनरली क्या होता है, हमारे बच्चों की वो आदत है, चैप्टर 1 को सॉल्व करते करते आ रहे हैं तो s = ut + ½ लगाना है, और t जो दिया है लगा के हम सॉल्व कर देते हैं, पोजीशन मतलब s निकालना है करके करते हैं। जनरली यही हमारा मतलब मेथड होता है सॉल्व करने का। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें अगर आप उस क्वेश्चन को देखो तो ये ऑब्जेक्ट को यहाँ से फेंक रहे हैं, तो ये यहाँ तक जाने के लिए कितना समय ले रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के लिए कितना सेकंड ले रहा है, 4 सेकंड, और वापस आने के लिए भी कितना ले रहा है, 4 सेकंड। तो टोटल हमारे पास 8 सेकंड है उसने बोला। अब हमसे क्या पूछ रहा है, 6 सेकंड के बाद पोजीशन पूछ रहा है। तो ऑब्वियसली भाई यहाँ से जब ये जाएगा 4 सेकंड में तो ये यहाँ पहुँचेगा, तो 6 सेकंड मतलब इसके बाद 2 सेकंड हमको ये पोजीशन फाइंड करनी है। आया क्या क्वेश्चन समझ में, ये खास बात है। ठीक है, तो जब वो 6 सेकंड बोलेगा, है ना, डेटा चेंज भी हो सकता है क्वेश्चन में, तो देख लेना हिसाब से। तो यहाँ पे अगर 6 सेकंड बोल रहा है तो टोटल 8 सेकंड में वो 6 सेकंड में यहाँ कहीं पहुँचेगा, ऊपर से जब हम देखेंगे तो। ठीक है, तो हम ऊपर से ही देख रहे हैं और क्वेश्चन उसी के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं। तो हमको ये पोजीशन निकालनी है। पोजीशन अगर टॉप से हम देखें तो इसको अगर मैं h ले लेता हूँ, ठीक है, ये हाइट फाइंड करनी है। तो अब देखो, जब ये ऊपर से नीचे गिरेगा, यहाँ जाते समय का कहानी तो हो गया, जब ये ऊपर से नीचे जाएगा तो u कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, ड्रॉप हो रहा है ना, ऊपर गया, उसके बाद वहाँ से गिर रहा है, तो u 0 होगा ऊपर से। टाइम कितना ले रहा है, उसमें 2 सेकेंड ले रहा है। एक्सेलरेशन कितना होता है, 10 सर पॉजिटिव में, है ना, ये भी हमको बेसिक्स पता है। निकालना क्या है, h मतलब s निकालना है। डेटा हमारे पास है, बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा। हाँ सर, सेकेंड फॉर्मूला लगेगा, सुन लिया मैं, s = ut + ½ at² लगा दो। u कितना हो गया आपका, 0, ½ a is 10, और ये कितना है, ये 4 है ना, 2 का स्क्वायर 4, दिस इज 20 मीटर। तो ये 20 मीटर के डिस्टेंस पे रहेगा ऊपर से, है ना, पोजीशन पूछेगा तो ऊपर से हम बता देंगे। आया क्या समझ में, ये वाला पार्ट ज़्यादा बेटर है, ये पूरा क्वेश्चन बेटर है, क्योंकि इसमें आपको ये पहली गलती यहाँ हो जाती है, बच्चा पूरा सॉल्व कर लेता है,
और उस 8 लेके सॉल्व कर देता है हमारा बच्चा, करता है, हम टेस्ट में हुए हैं और ऐसा किया है लोगों ने। तो ये जो चीज़ें करते हो आप लोग वही बता रहा हूँ, तो इस चीज़ पे ध्यान रखना है, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और ग्रेविटेशन में ये क्वेश्चन जो आपके ये जी वाले को छोड़ करके अगर कोई क्वेश्चन करना है तो वो ये वाला है, ठीक है। ओके, अब फ्लोटेशन पे चलते हैं। फ्लोटेशन का एक क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है ना मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट है, और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है फ्लोटेशन से, वो है सिंक और फ्लोट वाला क्वेश्चन, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, तो इसको अपन देख लेते हैं। द वॉल्यूम ऑफ ए 500 ग्राम, तो अगर डेटा V आपको दे दिया है 500 ग्राम, सॉरी वॉल्यूम ऑफ ए, सो दिस इज मास है ना, ग्राम दिया है, तो क्वेश्चन को पढ़ के समझना है। द वॉल्यूम ऑफ ए 500 ग्राम सील्ड पैकेट इज 350, वॉल्यूम है आपका 350 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब, ये ग्राम में, तो ये ग्राम और सेंटीमीटर क्यूब। इस वाले क्वेश्चन में आपको यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फ्लोटेशन वाले में बताता हूँ क्यों, ठीक है ना। यहाँ पे आप ग्राम और सेंटीमीटर में चला सकते हो, ठीक है। तो सिंक फ्लोट वाले में ये थोड़ा सा आपको डिस्काउंट मिल जाता है। मास हो गया 500 ग्राम, वॉल्यूम हो गया 350 सेंटीमीटर क्यूब। आपसे पूछ रहा है पहला क्वेश्चन कि ये फ्लोट करेगा कि सिंक करेगा, तो आपको मैंने ये पहले भी बताया है हमारे MCQ वाले लेक्चर में, पता नहीं मैंने क्यों उसमें सारा चीज़ कवर कर ही लिया है कि उसमें सब कुछ आ ही जाता है, बार बार बोलना पड़ता है, ठीक है ना। प्रमोशन नहीं है भाई, उसमें सब पढ़ाया है। तो सिंक और फ्लोट का कंडीशन क्या होता है? तो सिंक और फ्लोट का कंडीशन ये होता है कि जो डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर वो ग्रेटर हो गया डेंसिटी ऑफ द लिक्विड से, तो ये सिंक कर देगा, ये आपका कंडीशन है, ठीक। तो ये कंडीशन पे पूरा क्वेश्चन बेस्ड है। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट निकालना। तो डेंसिटी क्या होता है? फॉर्मूला, तो एक कॉन्सेप्ट ये याद रखना है, और दूसरा ये डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। जो जो चीज़ें नहीं आती नोट करते जाओ, इसीलिए क्वेश्चन नहीं बनते हमको। मास कितना हो गया? मास हो गया 500 और वॉल्यूम हो गया 350, ठीक है। इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे ख्याल से 1.4 समथिंग आएगा, ठीक। तो ये आपका डेंसिटी आ गया और यूनिट हो गया आपका ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी सिर्फ आपने डेंसिटी, दो फॉर्मूले से सिर्फ डेंसिटी निकाली है ऑब्जेक्ट की। अब मेन चीज़ रह गया है कि डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो यहाँ पे लिक्विड कौन है? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड वाटर है। वाटर की डेंसिटी आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है, और वो होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और एडिशन में मैं और बता देता हूँ 1000 kg पर मीटर क्यूब, दोनों याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे अभी ग्राम में है, केजी में दे देगा तो केजी से कंपेयर करना, ठीक है। तो ये हो गया 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और हमारा डेंसिटी, ऑब्जेक्ट का डेंसिटी कितना आया है? 1.4 ग्राम। तो भाई ये ज़्यादा है इससे, ये कंडीशन को ये सेटिस्फाई करता है, दैट मीन्स इट विल सिंक, ठीक। पहला क्वेश्चन क्लियर, ठीक है। तो इट विल सिंक हो जाएगा, है ना, पर आप मत डूबना, ठीक है। इसको करो और फ्लोट करो, नंबर लाओ। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन पूछता है इसमें कि व्हाट विल बी द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द पैकेट, है ना। मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस, आपको पता है आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है ना। ऑब्वियसली जब आप पैकेट को वाटर में डालोगे इट विल डिस्प्लेस सम वाटर, हमको उस वाटर का वॉल्यूम निकालना है, सॉरी मास निकालना है। तो मास ऑफ वाटर जो हो जाएगा, मास कैसे निकालोगे वाटर का मास? अगेन फॉर्मूला यही वाला लगेगा, ये वाला, है ना। तो मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम है, तो मास क्या हो जाएगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होगा, तो ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, समझ आ रहा है? अच्छा, अब डेंसिटी ऑफ वाटर तो हमको पता है, डेंसिटी ऑफ वाटर सर आपने बता दिया 1 ग्राम, हम ग्राम में चला रहे हैं। वॉल्यूम कितना होगा? कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा? कितना पानी डिस्प्लेस करेगा, है ना। तो ऑब्जेक्ट भाई, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कितना है? 350 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसको जितनी जगह चाहिए, उसको कितनी जगह चाहिए? 350 सेंटीमीटर क्यूब चाहिए, उतना ही तो पानी हटाएगा ना। आ रहा है समझ में? तो जितना स्पेस उसको चाहिए उतना वो डिस्प्लेस करेगा। तो कितना वाटर डिस्प्लेस करेगा? उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 350। आया क्या समझ में? ठीक है, यहाँ पे भी बच्चा गड़बड़ करता है, मुझे पता नहीं क्यों। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, यू गेट 350। क्या यूनिट क्या होगा? क्योंकि ये सब CGS यूनिट में चल रहा है, तो ये हो जाएगा, अरे यार सॉरी,
तो ये होता है ग्राम में। तो मास पूछ रहा है तो दैट इज ग्राम, 350 ग्राम। इज इट ओके? ठीक है, क्या क्या कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है, ये एक चीज़ याद रखना है। सर सब तो याद रखवा दे रहे हो, क्या करेंगे भाई, हर चीज़ ये जानकारी रखेगी तभी तो नंबर मिलेंगे। 3 नंबर का आएगा ये क्वेश्चन, नहीं चाहिए 3 नंबर, करो, ठीक है, करोगे तो नंबर मिलेगा। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी प्रैक्टिस करके था। एक तो वैसे ही आप चुन चुन के क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, हाँ, भगवान की कृपा रही, आया तब तो बनेगा, नहीं आएगा तो ठन गोपाला गाली देना सर को। ओके, देखो भाई, मेरे को जो लग रहा है इंपॉर्टेंट वो मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी कोई गारंटी नहीं कि आएगा, प्रोबेबिलिटी बहुत है, आने के चांसेस है, तो अगर आएगा तो ज़रूर बताना कि आया था सर। ठीक, तो ये हो गए हमारे ग्रेविटेशन, और मुझे जो ग्रेविटेशन में इंपॉर्टेंट लगा मैंने बता दिया। नेक्स्ट है साउंड। साउंड चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, और ये आपका फाइनल चैप्टर है। ठीक है, तो साउंड में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सबसे अच्छा क्वेश्चन लगता है साउंड का, वो है स्प्लैश वाला, इसको हम बोलते हैं। तो हर क्वेश्चन का कुछ ना कुछ नाम देते हैं सर, तो ये है स्प्लैश वाला टाइप का क्वेश्चन। तो स्प्लैश वाले का साउंड वाला है, इसको भी थोड़ा ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें है अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ वेल 45 मीटर डीप। तो हमारे पास एक कुआं है, कूदना नहीं है, सिर्फ देखना है पानी को। ठीक है, गुस्से में मत आओ। A stone is dropped into a well 45 meter deep. If the speed of the sound is इतना, तो डिस्टेंस दिया हुआ है ना, हाइट दिया हुआ है वेल का हाइट है 45 मीटर। ठीक है, और स्पीड ऑफ साउंड दिया हुआ है, साउंड का स्पीड दिया हुआ है, स्पीड दे दिया है वो है 346 मीटर, यही डेटा दिया हुआ है। और आपसे पूछ रहा है व्हेन डज द साउंड ऑफ स्प्लैश हर्ट। ठीक है, जैसे ही पत्थर फेंकोगे, पत्थर जो है वाटर के सरफेस से टकराएगा एंड इट विल रिफ्लेक्ट द साउंड। ठीक है ना, वहाँ से रिफ्लेक्ट होगा साउंड, रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आएगा वट एवर साउंड इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, वो जो साउंड है उसका हमको टाइम पता करना है, व्हेन डज द साउंड ऑफ स्प्लैश इज हर्ड, कब वो हमको सुनाई देगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा कुआं बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे, यहाँ से स्टोन को इसने थ्रो किया, ड्रॉप किया, तो यहाँ पे साउंड आपका प्रोड्यूस हुआ। तो अब जो साउंड प्रोड्यूस हुआ, तो पहले तो ये स्टोन को यहाँ तक जाना है ना, यहाँ से यहाँ तक जाने का पहले हमको टाइम निकालना पड़ेगा। तो ये वाला टाइम जो है वो t1 है। आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है कुछ? यहाँ पे हमको स्प्लैश का साउंड, तो स्प्लैश करने के लिए पहले स्टोन को तो जाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले ये निकालो कि भैया स्प्लैश करने का समय कितना है, तो मतलब पत्थर को यहाँ तक पहुँचने का, स्टोन को यहाँ तक पहुँचने का टाइम निकालो, दैट विल बी t1। ठीक, और फिर जब ये स्प्लैश आएगा, प्रोड्यूस होगा, ये भी आएगा वापस ऊपर, तो ये वाला टाइम t2 है। तो ये 2 समय आपको निकालने हैं इस क्वेश्चन में, यही इसका एसेंस है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। तो t1 जो है, जो समय ऑब्जेक्ट जा रहा है, ऑब्जेक्ट कहाँ तक जा रहा है, सरफेस तक, है ना, टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू स्ट्राइक द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, ये आपका t1 है। तो t1 निकालने के लिए आपको सिंपल s = ut + ½ t² वाले फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये पत्थर है, फिर और ये फर्स्ट वाले चैप्टर में आ जा रहा है, या ग्रेविटेशन में देख लो। तो जब ऊपर से फेंकोगे, तो जब ड्रॉप किया जा रहा है ना, तो ड्रॉप इज u कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। आपका जो एक्सेलरेशन है वो मैं 10 मीटर पर सेकेंड ले रहा हूँ पॉजिटिव, क्योंकि नीचे गिर रहा है, और हमको निकाल h दिया हुआ है 45। ठीक है, तो अपन इक्वेशन लगाते हैं, s = ut + ½ t²। s कितना है हमारे पास, 45 है, ये 0 है, ये ½ है, a कितना हो गया हमारे पास, a हो गया आपका 10, और ये हो गया t², ये कैंसिल करूँगा तो 5, अब ये हो जाएगा 45 = 5 t², t² हो जाएगा 45/5 दैट इज़ 9, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट निकालूंगा तो 3, तो t की वैल्यू आ जा रही है 3। ठीक है, क्या यहाँ तक समझ आया? तो हमने पहला टाइम निकाल लिया, जितने टाइम में द स्टोन विल रीच द सरफेस और स्ट्राइक द सरफेस ऑफ द वाटर। अब दूसरा टाइम जो है कि ये साउंड जो है वापस उस पर्सन तक आने का समय, दैट विल बी t2। यहाँ पे आप लगाओगे, जब t2 निकालोगे तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, t2 निकालने के लिए सिंपल साउंड का सिंपल t2 हो जाएगा
आपका डिस्टेंस बाय स्पीड वाला फॉर्मूला लगाओगे। सर ऐसा भेदभाव क्यों? ठीक है, यहाँ पे तो टाइम लगाने के लिए, निकालने के लिए आपने दुनिया भर के फॉर्मूले लगा दिए, यहाँ पे आप सिंपल सा फॉर्मूला लगा रहे हो। ये जो है एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है ना, जो स्पीड है स्टोन का दैट चेंजेस, दैट इंक्रीजेस। साउंड जो है कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल करता है, ठीक है ना। तो साउंड एक वेव है और उसका तरीका मूव करने का अलग है, और ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके मूव करने का तरीका अलग है। तो जहाँ जहाँ एक्सेलरेशन होता है तब हम ये फॉर्मूले लगाते हैं, ठीक है ना, एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। साउंड में एक्सेलरेशन नहीं होता, वो एक कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल करता है, इसलिए हम सिंपल सा फॉर्मूला लगाते हैं। इज इट ओके? आया समझ में? तो ये याद रखना है, ठीक है, ये भी गलती हो सकती है आपसे। तो यहाँ पे जो टाइम निकालोगे, सिंपल स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस कितना है आपका? डिस्टेंस इज 45, स्पीड हमारा है 346। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ये 0.13 के आसपास आता है, ठीक। तो हमारे पास दोनों टाइम आ गए, तो जो टोटल टाइम होगा, टोटल टाइम विल बी T1 + T2, दैट इज T1 आपका हो गया 3 और ये हो गया 0.13, दिस इज 3.13 सेकेंड्स। तो दिस इज द टोटल टाइम ऑफ द स्प्लैश विच विल बी हर्ड आफ्टर द स्टोन इज थ्रोन, ठीक है, समझ में आ रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्प्लैश वाला, इसका उल्टा क्वेश्चन भी आता है, आपको टोटल टाइम दे देगा, स्पीड पूछेगा, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। आ रहा है समझ में? इसका दूसरा वैरायटी क्या होगा, आपको टोटल टाइम दे देगा, तो करना वही है, आप ये टाइम निकालोगे, ठीक है, ये टाइम निकालोगे और टोटल टाइम से माइनस करोगे तो ये टाइम मिल जाएगा। आ रहा है समझ में? थोड़ा सा ट्विस्टेड है, देखना ज़रूर, वो क्वेश्चन भी अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साउंड के लिए, मुझे बहुत पसंद है ये, ठीक है। तो इसमें 2 समय निकालते हैं, दोनों आप इसको करके चले जाओ। ओके, नेक्स्ट है आपका एको के ऊपर। तो एको के ऊपर सिंपल सा क्वेश्चन हम कर लेते हैं इसको। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ शिप सेंड्स आउट अ अल्ट्रासाउंड दैट रिटर्न्स फ्रॉम द सी बेड एंड इज डिटेक्टेड आफ्टर 2 सेकेंड्स इफ द स्पीड ऑफ द साउंड थ्रू द सी वाटर इज 1500 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द सी बेड। तो यहाँ पे याद रखना, शिप सेंड्स आउट अ अल्ट्रासोनिक साउंड दैट रिटर्न्स फ्रॉम द सी बेड। तो ये अगर मान लो ये सी बेड है और ये हमारा शिप है, तो यहाँ से एक सिग्नल भेजा जा रहा है, सिग्नल सी बेड्स को डिटेक्ट करने के बाद, मतलब आपने सिग्नल भेजा और उसके बाद ये डिटेक्ट करने के बाद वापस आने का जो टाइम है वो 2 सेकेंड है, बस यही क्वेश्चन का एसेंस है। तो टाइम जो है ये 2 सेकेंड है टोटल टाइम, ठीक है ना। तो सिर्फ अगर जाने का समय कितना होगा तो वो दैट विल बी हाफ, दैट विल बी 1, इतना याद रखना है। थ्रोवॉल टाइप का क्वेश्चन, एको में ये वाले क्वेश्चन ध्यान रखना, सी बेड वाले में, ठीक है। टकरा के वापस आने का टाइम दिया रहता है टोटल। अब हमको स्पीड भी दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है आपका कितना, 1500 मीटर पर सेकेंड। हमको निकालना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है आपका 1500 और टाइम आपका 2 सेकेंड, तो 2 का हाफ करना है, दैट इज 1, तो ये हो जाएगा आपका 1500 मीटर। आया समझ में? तो इसमें टाइम का आधा करना होता है, बस इतना ध्यान रखना, क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। बहुत ईजी है ना। अगर ये जानकारी नहीं रहेगा तो ये भी दिक्कत में आ जाओगे, ठीक है बेटा। तो ये कर लो, बढ़िया सा क्वेश्चन है। तो एको के ऊपर ये क्वेश्चन। अब इस पूरे लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन, बहुत थक गए हम लोग भी, है ना सर, परेशान कर दियो, कुछ समझ नहीं आ रहा है, देख रहे हैं बस, देख ही रहे हैं, ठीक है। कोशिश करो, ये आखिरी क्वेश्चन है, ये भी अच्छा सा क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन है अच्छे से प्रैक्टिस करो, आएगा, देखना आएगा तब रोना फिर। तो यहाँ पे बोल रहा है कि तो यहाँ पे एक सोर्स ऑफ साउंड है, प्रोड्यूसेस 2400 वेव्स, ठीक है। तो हमारे पास एक सोर्स ऑफ साउंड है, वो क्या कर रहा है, 2400 वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है 6 सेकेंड पे। ये जो पूरा क्वेश्चन है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स के ऊपर है, और फॉर्मूला जो वेव का एक ही फॉर्मूला है उसके ऊपर बेस्ड है ये। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, ये थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। फ्रीक्वेंसी हमने पहले भी डिस्कस कर रखा हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी होता है कि 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ वेव्स या कितने ऑसिलेशंस होते हैं। द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस विच आर टेकिंग प्लेस इन 1 सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी।
या कितने वेव्स आपके ट्रैवल कर रहे हैं 1 सेकेंड में। तो अब इस डेफिनेशन को अगर आप जानते हो तो आप आराम से इस क्वेश्चन को बना सकते हो। तो क्या बोल रहा है, 6 सेकेंड में 2400 वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो 1 सेकेंड में कितने वेव्स प्रोड्यूस करेगा, दैट विल बी 2400 बाई 6, दैट इज 400। तो ये हो गए 400, यही इसका फ्रीक्वेंसी पे हो गया। द नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, हर्ट्ज। इसको सिंबल निकालेंगे न्यू से, न्यू इज इक्वल टू 400 हर्ट्ज। आया समझ में, पहला क्वेश्चन डन 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 डन। ठीक है, इस बेसिक कॉन्सेप्ट से अपन को पता चल जाएगा। ठीक है, ओके। दूसरा क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। तो इफ द डिस्टेंस बिटवीन कंप्रेशन एंड एडजेसेंट रेयरफैक्शन इज 68 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। कंप्रेशन और रेयरफैक्शन का जो डिस्टेंस होता है वो λ/2 होता है। हमारे एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन है शायद वो। तो λ/2, तो ये याद रखना है। 2 कंप्रेशन के बीच में लैम्डा, 2 रेयरफैक्शन के बीच में लैम्डा, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के बीच में λ/2। तो λ/2 दिया है कहने का मतलब है ना, उसको थ्योरी बोल के सेंटेंस में बता दिया। तो λ/2 दिया हुआ है आपको 68 सेंटीमीटर। अगेन यूनिट्स का थोड़ा ध्यान दे सकते हो। तो अगर अभी नहीं ध्यान देना है तो लैम्डा कितना हो जाएगा आपका 68 इंटू 2, दैट इज 136 सेंटीमीटर। तो वेवलेंथ हमारा कितना आया, 136 सेंटीमीटर। तो सेकेंड पार्ट भी हो गया, हमसे फ्रीक्वेंसी पूछा था, वेवलेंथ पूछा था, फ्रीक्वेंसी भी आ गया, वेवलेंथ भी आ गया। नेक्स्ट पूछ रहा है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी भाई इसके लिए एक ही फॉर्मूला इस चैप्टर में, दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। ये इसके सिंबल है, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी है 400 और हमारा वेवलेंथ कितना है लैम्डा। अब देखो यहाँ पे यूनिट का ध्यान रखना। क्वेश्चन करते करते क्या हुआ, सेंटीमीटर में निकाल दिया, अब फिर भूल गए यार, छोड़ो इसको, क्योंकि अब यहाँ तो बोला नहीं था मीटर में, अब यहाँ पे लेकिन जब क्योंकि स्पीड निकालोगे मीटर पर सेकंड में निकालोगे और हर्ट्ज आपका जो है एसआई यूनिट है, तो इस हिसाब से इसको चेंज करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 544 मीटर पर सेकंड। तो ये हो जाएगा 544 मीटर पर सेकंड। सिंपल सा फॉर्मूला, ये आपका पहला, ये दूसरा और ये तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, और क्या पूछ रहा है, और टाइम पीरियड पूछ रहा है। तो टाइम पीरियड जो होता है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक, तो 1/फ्रीक्वेंसी मतलब 1/400 सेकेंड्स। ये हो गया आपका, सारे डेटा आ गया हमारे पास। तो ये कॉन्सेप्ट ये देखो, हर क्वेश्चन में देख रहे हो ना, फॉर्मूलेज और कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो ही क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना, खाली ऐसे आ जाओगे तो दिक्कत जाएगा। हर न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए पहले बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए आपको। ठीक है ना, तो हमारे कोचिंग का टैगलाइन भी क्या है, बिल्ड योर बेसिक्स। आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग रहेंगे तभी आप कुछ कर पाओगे। तो अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करो, पहले अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, तब न्यूमेरिकल बनेगा। हालांकि हमारे पास अभी समय है नहीं, जो भी समय है इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो और अगले साल फिर देखते हैं कि कुछ अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। मैं चाहता हूँ इसमें से कुछ क्वेश्चन आ जाए, आप इसको सॉल्व करो और अच्छे से नंबर लाके बढ़िया से खुशी से एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलो। ठीक है, टाटा बाय बाय, सी यू।